अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर 2, दैट इज इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री। इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 14। तो इसके साथ जो मिसलिनियस एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, 10। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री। राइट द शाबाश write the simplest form of tan inverse. शाबाश write the simplest form of tan inverse under root of 1 plus x square minus 1 upon x। तो इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। शुरू करते हैं। सो क्या करना है? tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो आपको क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो इसका आपको सिंपलीफाई करना है, तो यहां पे आप सबस्टिट्यूट कीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स शाबाश अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो x के बदले सबस्टिट्यूट क्या करना है? tan थीटा। तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक छा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक तो ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो सुना होगा क्लास 10th में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 से दिख रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा, इसका रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, अब यहां पे हमें शाबाश tan इनवर्स sec थीटा के बदले लिखना है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा के बदले लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, 1 बाई cos थीटा माइनस 1, इसको सिंपलीफाई करना है tan इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे बनेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है, शाबाश, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक छा, तो यहां पे cos और cos कटेगा, तो बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, 1 माइनस cos थीटा का हमें आइडेंटिटी लगाना है, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद नीचे जो sin थीटा है, sin थीटा के बदले लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूला ट्वाइस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2 और 2 कटेगा, sin 1 कटेगा, तो बनेगा tan इनवर्स 1 से जिगरा tan इनवर्स, 2 कैंसिल हो गया, sin 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, शाबाश, tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2।
सो tan और tan इनवर्स का जो इफेक्ट वो खत्म हो जाएगा, तो बनेगा θ/2। तो हम यहां पे क्वेश्चन कर रहे थे, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई कर दिया हमने θ/2, लेकिन यहां पे हमने सबस्टिट्यूशन किया था। शाबाश, सबस्टिट्यूशन हमने क्या किया था, x को लिया था tan थीटा। तो यहां से सबस्टिट्यूशन से थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स x। अगर यहां से tan हटाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा के बदले डालेंगे tan इनवर्स x, तो आ जाएगा अपॉन 2। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या था, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सिंपलीफाई फॉर्म किया हमने tan इनवर्स x अपॉन 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, राइट द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द simplest form of tan inverse cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहां पे हमें tan इनवर्स, ये जो cos x माइनस साइन एक्स है, न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। यहां पे भी डिवाइड कर दो cos x, यहां पे भी cos x, यहां पे भी, यहां पे भी। cos x डिवाइडेड बाय cos x दैट इज 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x दैट इज tan x डिवाइडेड बाय यहां पे cos और cos को दैट इज 1। शाबाश शाबाश, 1 से क्या कोरेस, cos x को cos x से डिवाइड किया दैट इज 1। यहां पे sin को cos से डिवाइड किया तो दैट इज tan x। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, सो दैट cos को cos से डिवाइड किया दैट इज 1, sin को cos से तो tan हो गया, cos को cos से दैट इज 1 एंड sin को cos से डिवाइड किया दैट इज tan। तो इसके बाद क्या करना है, नाउ दिस इज tan इनवर्स, इस 1 के बदले हम लिखेंगे tan π/4, बिकॉज tan π/4 इज 1, tan 45 डिग्री, माइनस tan x, नीचे जो 1 है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस यहां पे लिखा है tan x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम tan π/4, मतलब 1 इंटू tan x। देखो क्या हमने किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये जो न्यूमरेटर में cos x और sin x है, डिवाइड कर दिया cos x, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो यहां पे आ गए, tan इनवर्स को कुछ नहीं किया, यहां पे आ गए। इसके बाद ये जो 1 है इसके बदले लिखना है tan π/4, tan π/4 का बराबर 1, सो tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1, यहां पे कुछ नहीं किया, यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया tan π/4 दैट इज 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने क्यों किया, तो यहां से एक फार्मूला बन गया, tan इनवर्स को ऐसे ही रखेंगे, ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। आपने सुना होगा, ये फार्मूला आपने सुना होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b, ये आपने सुना होगा, ये होता है tan ऑफ a माइनस b। तो ये यहां पे फार्मूला बन गया tan a, शाबाश 1 से जिक्र, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये जो पूरा है इसके बदले हम लिख सकते हैं tan ऑफ a माइनस b, a के बदले π/4 एंड b के बदले x। तो यहां से tan और tan इनवर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया π/4 माइनस x। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो
तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हमने बताए, तो सारे तो यहां डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिस्कस किया राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। समझ आया? तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट फ्रॉम द इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, प्रूव दैट, शाबाश, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x, तो प्रूव करना है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हमें प्रूव करना है। शाबाश, क्वेश्चन देखा आपने, tan इनवर्स अंडर रूट x, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। शाबाश, था से जिगरा नजर कुछ सॉल्व करो। तो आपको क्या करना है, टेकिंग, तो यहां पे आप पहले सबस्टिट्यूट कर दो, पुट ये जो रूट एक्स है इक्वल टू, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ओके, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो x बनेगा, यहां पे स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। तो क्या प्रूव करना था, फिर से सुनो, हमें प्रूव करना था tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ, शाबाश शाबाश, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्या किया हमने, पहला स्टेप, सबस्टिट्यूट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे स्क्वायरिंग करने से x का वैल्यू आ गया tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद लिखना है वी नो दैट, तो जिसको पता नहीं होगा वो क्या लिखेगा, वो तो आपको पता है। सो वी नो दैट cos ऑफ 2 थीटा, cos 2 थीटा एक आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास x है, तो यहां पे डालते हैं, बताइए क्या बनेगा, cos 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ये जो tan स्क्वायर है इसका तो वैल्यू x है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस x। तो हमारे पास आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आगे देखते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, 1 से जिगरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पे cos को हटाइए, ऑपरेटिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, cos हटाइए तो बनेगा ट्वाइस थीटा, दिस एम्प्लाइज यहां पे लिखना, ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक ठीक है। फिर 2 को यहां हटाइए, डिवाइड में लगाइए, तो एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, 1 से जिगरा थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके। लेकिन थीटा का वैल्यू जो हमने चूज किया था, हमने सबस्टिट्यूशन किया था रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, पहले ही हमने सबस्टिट्यूशन किया। तो यहां से बताइए थीटा का वैल्यू, tan को हटाइए यहां से, तो मतलब tan इनवर्स बनेगा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगले चैप्टर में जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां से भी करते हैं। सो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री तो हो गया, अब इसके बाद जाते हैं मैट्रिसेस। तो यहां पे आप देखिए मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 18। तो उसके बाद एक थ्योरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए ये थ्योरम हम डिस्कस करते हैं। सो क्या है थ्योरम? थ्योरम इज
तो प्रूव करना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। शाबाश। तो प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तो पता होगा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आश्वासन। सो प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, शाबाश, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, शाबाश, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इनफैक्ट यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो यूनिकनेस भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब अगर चेनिश का स्क्वायर मैट्रिक्स आस, पहले हम समझाएंगे कि थ्योरम क्या शुद्धपन। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3x3, 2x2, 4x4, व्हाटएवर, जो कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ, मतलब अगर चेनिशा स्क्वायर मैट्रिक्स से उसको आप ब्रेक कर सकते हो दो मैट्रिसेस में, उसमें से एक होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होना चाहिए सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका थ्योरम है, मतलब जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आप ऐसा कर सकते हो। पहले तो ये थ्योरम प्रूव करना है। तो एग्जाम में इसके चांसेस हैं, आ सकती है थ्योरम, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अगर एग्जाम में ये थ्योरम आया तो प्रूफ कैसे लिखना है। तो हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमें ब्रेक करना है दो मैट्रिसेस में, सिमेट्रिक प्लस सीक्यू सिमेट्रिक। देखते हैं कैसे करेंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब n क्रॉस n। तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दिस एम्प्लॉइज ए ट्रांसपोज। जब हम ए को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज तो आपको पता होगा, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। सो अगर आप ट्रांसपोज करोगे, एम्प्लॉइज ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वहां से जिगरा, अगर चेनिश 3x3 मैट्रिक्स ताजन करेक्ट ट्रांसपोज, अगर आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको, लेकिन वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जब आप ट्रांसपोज करोगे वो भी एक नया स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमें प्रूव करना है ए को ब्रेक करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे आप लिखिए चूज, एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, चूज P इज इक्वल, हम एक मैट्रिक्स P बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ A। जब आपके पास A है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज आपने किया तो एक और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आया। दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, एक तो A है और दूसरा उसका ट्रांसपोज। इन दो मिला के मैं एक नया मैट्रिक्स बनाऊंगा, दैट्स P। P चूज P हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स P मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ A एंड A ट्रांसपोज। क्या करना है, शाबाश, A स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका आपने ट्रांसपोज किया तो दूसरी मैट्रिक्स आ गई आपके पास। उन दोनों को सम करके वहां से एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। एडिशन इज डिफाइंड बिकॉज A का ऑर्डर n क्रॉस n है, A ट्रांसपोज भी n क्रॉस n, तो इनका एडिशन हो जाएगा। तो यहां से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसको, उस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2, स्केलर 1/2 से, तो आपके पास मैट्रिक्स P आ जाएगा। मतलब P को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमारे पास A अवेलेबल है, A अवेलेबल है तो A ट्रांसपोज हो गया, दोनों को ऐड करके उसको मल्टीप्लाई 1/2 करके तो हमारे पास P आ जाएगा। तो मतलब P हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस P को ऑब्जर्व करेंगे। तो P को हमने लिया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यही। अब मैं इस P मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना चाहता हूं, P ट्रांसपोज,
यहां पे तो 1/2 है, स्केलर पे ट्रांसपोज नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो 1/2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन यहां पे हम होल ट्रांसपोज, तो P तो हमने ये लिया, शाबाश, यहां से भी डाला ट्रांसपोज, यहां से भी ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज आ गया हाफ हाफ। तो आपने प्रॉपर्टी में देखा होगा A प्लस बी होल ट्रांसपोज, A प्लस बी होल ट्रांसपोज, शाबाश, वो होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस, इस पे तो ऑलरेडी ट्रांसपोज है, एक और आ जाएगा तो डबल ट्रांसपोज, दैट इज A। तो मतलब P को ट्रांसपोज करने से क्या मिला आपको, हाफ हाफ। एक तो इस पे ट्रांसपोज आएगा, इस पे डबल ट्रांसपोज आएगा, दैट इज A, शाबाश। A ट्रांसपोज प्लस A, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस A के बदले हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो एक P मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया था, उस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन जब हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया वो तो फिर से वही P आ रहा है, ये तो P के बराबर फिर से ही आया। मतलब P को तो बहुत अच्छे से हमने चूज किया, उसका ट्रांसपोज करने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एम्प्लाइज, हाँ जिग्रावान से याद पे हुई क्या, एम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब गो तेलची P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो हमने P कंस्ट्रक्ट किया, इसको हमने ऑब्जर्व किया कि इसको हमने ट्रांसपोज लगाया, तो वो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एम्प्लाइज P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए P को हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A था, उस A को आपने ट्रांसपोज कर दिया तो एक दूसरा मैट्रिक्स आया A ट्रांसपोज, दोनों को एडिशन करके फिर 1/2 मल्टीप्लाई लगाया तो P कंस्ट्रक्ट हो गया, तो P इज इक्वल टू हाफ हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से हमने देखा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक। इसके बाद चूज, एक और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हम करेंगे, उसका नाम हम देंगे Q। चूज Q इज इक्वल टू हाफ हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे हमने P का किया, क्योंकि A अवेलेबल है, A ट्रांसपोज भी अवेलेबल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो यहां पे हम ट्रांसपोज लगाएंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ट्रांसपोज, दोनों साइड से यहां पे भी ट्रांसपोज लगाया, यहां पे भी ट्रांसपोज, तो इसका मतलब Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ हाफ, शाबाश, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A डबल ट्रांसपोज, दैट्स इट। तो मतलब Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर आया Q ट्रांसपोज, शाबाश मान से जिगरा, हाफ हाफ A ट्रांसपोज माइनस A। तो यहां से आप -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस आप बाहर कीजिए, माइनस A ट्रांसपोज माइनस A, यहां से जब आप -1 कॉमन लोगे तो ये A ट्रांसपोज माइनस A था, अब ये बनेगा A माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि हमने इसका माइनस बाहर कर दिया। अगर वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस A बनेगा, ये प्लस A ट्रांसपोज बनेगा, क्यों हमने माइनस कॉमन किया। अब देखो Q ट्रांसपोज शाबाश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Q, तो इसका मतलब Q ट्रांसपोज आ गया माइनस टाइम्स हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हमारा Q है। तो Q ने कौन सा डेफिनेशन सेटिस्फाई किया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q एम्प्लाइज Q इज CQ सिमेट्रिक, Q इज CQ सिमेट्रिक, शाबाश। तो विद द हेल्प ऑफ A हमने दो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया, एक तो P मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद Q, दोनों को हमने देखा P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आवर Q इज CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद क्या लिखना है आपको एग्जाम में, नाउ जो आपका A है, क्या आप उसको लिख सकते हो हाफ हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, क्या लिख सकते हो।
शाबाश, इस इक्वेशन को आपको, मैट्रिक्स इक्वेशन है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। देखो, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, दोनों का तो इफेक्ट खत्म, मतलब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। हाफ ए और हाफ ए बचेगा, वो कंप्लीट ए है। तो मतलब अगर ये आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखोगे, ये तो ए के बराबर ही है। तो इसको हम यहां पे क्लियरली भी लिख सकते हैं। क्लियरली मतलब गो गाछ बराबर एच बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांस। अगर किसी को शक है तो क्या कर सकते हम, वो ऑब्जर्व करेगा, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हाफ ए, उसके बाद बनेगा प्लस हाफ ए ट्रांसपोज, उसके बाद यहां पे भी हाफ ए बनेगा माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, माइनस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए ट्रांसपोज, खत्म। तो बचा हाफ ए प्लस हाफ ए, दैट इज कंप्लीट ए। तो क्लियरली ए तो इसके बराबर है। शाबाश, मतलब ए किसके बराबर आया, ये जो हमारा पार्ट है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो हमारा पी है, और ये वाला पार्ट तो हमारा क्यों है। आप जरा देखिए, तो दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो दिस प्रूव्स द थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, ये वाला पार्ट तो सिमेट्रिक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। अब ये वाला पार्ट तो सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो तमाम हर का स्क्वायर मैट्रिक्स हेकोन एक्सप्रेस करित एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक, बट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिकली एक्सप्रेस्ड मतलब वो अगर ए को से एक्सप्रेस पी प्लस क्यू, अब आप इसी ए को आर प्लस एस एक्सप्रेस अगर करोगे, वो आर होगा पी के बराबर और एस होगा क्यू के बराबर। यूनिकली एक मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो दो मैट्रिक्स होंगे वो यूनिक होंगे। एक्चुअली थ्योरम ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब अगर इस थ्योरम के साथ आपको यूनिकनेस भी प्रूव करना है, तो आपको लिखना है सपोज ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर आर इज सिमेट्रिक, एस इज सिक्योसिमेट्रिक। आगे जाके थोड़ा सिंपलीफाई करके आप प्रूव कर सकते हो आर इज इक्वल टू पी एंड एस इज इक्वल टू क्यू। लेकिन अगर थ्योरम ऐसे ही आया, प्रूव दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक, तब तो आप इतना ही लिख सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। सो लेट्स मूव चैप्टर continuity and differentiability. Okay, determinants, हाँ डिटर्मिनेंट, चैप्टर 4 पे जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 में आपको क्या देखना है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, यहां पे हम टेक्स्ट बुक पे देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4.2 एक्सरसाइज, और 4.5 एक्सरसाइज से क्या करना है, 7, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 13, 14। तो चलिए यहां से टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। तब तक आप ये राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4.2, क्वेश्चन नंबर 3, 5। तो यहां पे हम टेक्स्ट बुक पे देखेंगे क्वेश्चन, इट इज 4.2, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो के का वैल्यू ढूंढना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द area of triangle whose
vertices, शाबाश, whose vertices are k comma 0, 4 comma 0 एंड उसके बाद 0 comma 2 is whose vertices are, find the values of k if area of triangle whose vertices are k comma 0, 4 comma 0, 0 comma 2 is 4 square units. खास जिक्र ध्यान, मुझसे क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसने कहा है कि एरिया है बराबर 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एरिया तो है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दिए हैं k कामा 0, 4 कामा 0 और 0 कामा 2, ये तो ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दिए। तो हमसे क्या मांग रहा है, क्या शुद्धापन, तो when you say ks क्या वैल्यू है, ks what could be the value of k, what are the values, find the values of k, area of triangle is 4 square units, लेकिन ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं। था सही जिगरा ध्यान, मुझसे खुद का चॉइस करूंगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एरिया इसने दिया और वर्टिसेस भी दिए हैं k कामा 0, वर्टिसेस भी दिए हैं k कामा 0, उसके बाद 4 कामा 0, शाबाश, उसके बाद 0 कामा 2। तो मान लो ये x1 y1 हो गया, एक वर्टेक्स, दूसरा x2 y2 और उसके बाद x3 y3। हाँ, यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके पास अवेलेबल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ x1 y1 1, determinant x2 y2 1. This is the formula for calculating the area of triangle using determinants. In fact ये इसका मॉडुलस होता है, एरिया तो हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, इट इज एक्चुअली एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू एक नंबर निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक बार फिर से सुनो, ये एरिया का फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिटरमिनेंट, हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कोई नंबर निकल सकता है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। लेकिन इसने तो एरिया वही से दिया है, कितना दिया है एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब एरिया के बाद हम डालेंगे प्लस माइनस 4, क्या पता है इसका -4 भी आया होगा, इसने बाद में कहा होगा कि एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपने देखा होगा क्लास 10th में अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, वहां से आपको कैलकुलेशन के दौरान नीचे आ रहा था -10, लेकिन बाद में आप लिख रहे थे कि एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसने कहा है कि एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब मैंने कहा था इट इज द मॉडुलस। मॉडुलस मतलब यहां पे तो दो ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस माइनस 4। तो एरिया के बदले हमने डाल दिया प्लस माइनस 4, हाफ ऑफ, हाँ, x1 y1 1, x1 तो k है, y1 तो 0 है, एंड दिस इज 1, x2 y2 दैट इज 4 0 1, उसके बाद x3 y3 दैट इज 0 2 दैट इज 1। ओके, तो अगला स्टेप जो है प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना है। वहां से जिगरा छे याद डिटरमिनेंट किसका एक्सपेंड करम, हम यहां से एक्सपेंड करेंगे अलोंग द सेकंड कॉलम, क्योंकि यहां से ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहां से शुरू करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 से शुरू करेंगे यहां से। वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट यूजिंग द सेकंड कॉलम। तो 0, उसके बाद 0, उसके बाद सीधे 2 पे आ जाएंगे। आपने ये सीखा होगा, 2 पे आ जाएंगे, रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, तो बचेगा कितना, k4 1 1। हम सीधे 2 पे आ गए, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, k4 1 1, 2 and 2 कैंसल, तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू
2 and 2 कैंसल, तो यहां पे बनेगा डिटरमिनेंट के 4 1 1। इसको सिंपलीफाई करना है आगे, तो मतलब आपके पास प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के 1 4 1, ये तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, शाबाश, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा के माइनस 4। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगे, एक तो के माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4, दूसरा के माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो मतलब यहां पे के का वैल्यू 8 आएगा, माइनस 4 को यहां शिफ्ट करेंगे, यहां पे माइनस 4 यहां शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस, तो मतलब के इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यूज ऑफ के निकालनी थी। तो याद रखो सबसे अहम बात क्या है, ये जो एरिया का फार्मूला होता है, इट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ दैट क्वांटिटी। मॉडुलस तो दो ऑप्शंस होते हैं, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो अगर आपको कभी मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है, व्हाट कैन वी से अबाउट एक्स? एक्स या तो प्लस माइनस, या तो प्लस के हो सकता है या माइनस के हो सकता है। बात समझ आई? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने डिस्कस किया, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां से। सो इट इज 4.5 एक्सरसाइज 4.3। नाउ इसके बाद हम जाएंगे 4.5 में। हाँ, फोर पॉइंट फाइव में जाएंगे। सो 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 4.5, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, 5x प्लस 2y, शाबाश शाबाश, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। उसके बाद है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू, आपको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढना है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हाँ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए कैसे करना है। पहले तो आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। लेट A इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 5 2 7 3। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कभी तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एंड द प्रोसीजर इज सेम। तो उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, कभी तीन भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई। उसके बाद जो यहां पे कॉन्स्टेंट्स होंगे 4 और 5, उसका भी एक मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज 4 5। ओके, तो we have to solve this system of equations। ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है और वैल्यू ऑफ वाई ढूंढना है, लेकिन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये नहीं कि आप 10th क्लास में तो हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन यहां पे मेंशन किया गया है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्या करना है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद जो वेरिएबल्स होंगे उनकी भी एक मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद जो इक्वेशंस के इस साइड से कांस्टेंट्स होंगे उनकी भी एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, उसके बाद हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। तो इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर कोफैक्टर। तो पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे। आई प्लस जे मतलब किस रो में और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो वहां से जो बचेगा दैट इज 3। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हम किसका ढूंढ रहे थे? 2 का, सॉरी, कोफैक्टर ऑफ 5, हम कोफैक्टर ऑफ 5 का ढूंढ रहे हैं, मतलब कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, द माइनर इज 3, तो यहां पे -1 का स्क्वायर इनटू 3 दैट इज 3 आ जाएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2,
बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, कोफैक्टर ऑफ 2, नहीं तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे। कोफैक्टर ऑफ 2, so the 2 is first row second column minus 1 raised to power I plus j, that is 1 plus 2 into the corresponding minor row delete, इसका column delete, that is 7, 7 into minus 1 cube, that is minus 7, okay। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 7, शाबाश, चलिए यहां पे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 7। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 रेज़ टू पावर I प्लस j, रो पोजीशन प्लस कॉलम पोजीशन, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है 7, तो रो डिलीट कॉलम डिलीट, वहां से 2 आ जाएगा, इसका माइनर 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3, तो वो तो आ जाएगा -2। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, यहां पे कोफैक्टर ऑफ 3 क्या करना है, -1 रेज़ टू पावर, शाबाश, पोजीशन हुन सम, ये जो इसका पोजीशन है मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, यहां पे कैंसिल कर दिया तो आ गया 5, ठीक। सो 5 इंटू -1 इज पावर 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये जो चार एलिमेंट्स है 5 2 7 3, इनके हमने कोफैक्टर्स ढूंढे। क्या कोफैक्टर आया, 3 -7 -2 5, 3 -7 -2 5। तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये तो तैयार हो गया, 3, शाबाश, 3 -7 -2 5। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आया। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। एंड व्हाट इज एडजॉइंट, शाबाश, आपको याद होगा व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है, 3 -7, रो को कॉलम बनाना है, -2 5, तो आया एडजॉइंट। इसके बाद आपको लिखना है ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ढूंढना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स तो ऐसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट तो आपके पास है 3 -7 -2 5 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स 2 5 2 7 3, उसका डिटरमिनेंट पहले से ही हमें निकाल के रखना है, 15 -14 दैट इज 1। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका यहां पे ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है, तो सारे एलिमेंट्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का इनवर्स आपके पास ये आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -2 -7 5। अब इसके बाद, तो इसके बाद हमें लिखना है वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। वो जो एल्जेब्रिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स इक्वेशन में। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आपके पास जो इक्वेशंस थे, शाबाश, चलो इतन माने जब 5x + 2y इज इक्वल टू 4, दूसरा था 7x + 3y इज इक्वल टू 5। शाबाश, इसका हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, दैट इज 5 7 2 3, और उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स x और y। उसके बाद ये तो अलजेब्रिक सिस्टम था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स सिस्टम में, 4 5 यहां पे बी मैट्रिक्स। अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, वो बनेगा 5x + 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरे से बनेगा 7x + 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब ये अलजेब्रिक सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है ax इज इक्वल टू b। फिर जब यहां से भी ए इनवर्स लगाएंगे, यहां से भी ए इनवर्स,
वहां से मिलेगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, लेकिन ये हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, लेकिन जो x है हमारे पास दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स। जो इनवर्स अभी हमने निकाला वो इनवर्स है 3 - 2 - 7 5, 3 - 2 - 7 5 ये ए इनवर्स है, और वो जो बी मैट्रिक्स है ऑलरेडी दैट इज 4 5। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपको एक्स और वाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 4 12 - 10, उसके बाद सेकेंड रो एंड दिस कॉलम, सो -28 + 25, -28 + 25। तो यहां पे आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आया 12 - 10 इज 2 एंड -28 + 25 दैट इज -3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया -3। चेक करते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3। तो ये हो गया सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लेकिन ये सॉल्यूशन हम एग्जाम में लास्ट में चेक भी करेंगे, क्या पता कहीं पे कैलकुलेशन माइनस प्लस हो जाए। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, y का वैल्यू -3। अगर x का वैल्यू यहां पे 2 देंगे, यहां पे इक्वेशन x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, 5 × 2 इज 10 प्लस 2 × -3 इज -6, 10 - 6 दैट इज 4, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरी इक्वेशन को भी करेगा। x का वैल्यू 2, 7 × 2 इज 14, y का वैल्यू -3, 3 × -3 दैट इज -9, 14 - 9 दैट इज 5। तो मतलब हमारा सोल्यूशन तो सही है। दिस इज द मेथड, तो दिस इज द मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्या करना है, पहले अगर आपके पास 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस आ गए, आपको पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद वो जो कांस्टेंट मैट्रिक्स वहां से इक्वेशन के राइट साइड में कांस्टेंट्स उनकी भी एक मैट्रिक्स बनानी है, वेरिएबल मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगा, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालिए सारे एलिमेंट्स का। तो आपके पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके बाद ए इनवर्स निकाल के रखिए। फिर फाइनली आप यूज कीजिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको इक्वालिटी ले लो x के साथ। यहां पे वेरिएबल्स होंगे x y z भी हो सकता है, तो x उसके बराबर, y उसके बराबर एंड z उसके बराबर। समझ आई बात? दिस इज द मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज, हाँ, कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे मजेदार चैप्टर यही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब पहले देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 9 10 17 18 19 24 26 30। उसके बाद एक थ्योरम है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट कन्वर्सली। इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा बट नॉट कन्वर्सली। आपको एक काउंटर एग्जांपल देनी है जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगी लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगी। आपके पास है ना मॉडुलस फंक्शन, टेक्स्ट बुक पे है मॉडुलस फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट ऑरिजिन बट दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन। तो उसके बाद 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 7 8 9 5.3, हाँ ये आप देख लीजिए, तब तक हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Continuity and differentiability 5.1. हाँ 5.1
ओके 5.1 हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 17, 18 हाँ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 17. So the question number 17 is okay रुको continuity and differentiability question number 17. Question number 17 is find okay टेक्स्ट बुक पे हम देखेंगे find the relation between A and B. Question number 17 find शाबाश 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 find the relationship between A and B. A और B के बीच में रिलेशन ढूंढना है so that the function f of x is equal to ax plus 1 bx plus 3. f of x is equal to ax plus 1 bx plus 3. यहां पे रिस्ट्रिक्शन भी है x लेस और इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. हाँ तो देखिए क्या है क्वेश्चन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ये जो a यहां पे है और b यहां पे इसके बीच में रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ये दिया है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन. हाँ एट x इज इक्वल टू 3 इट इज गिवन f इज कंटिन्यूअस. ये तो दिया है हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. तो हम पहले राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे. लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x. इस फंक्शन का हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे. 3 प्लस मतलब वो तो यहां पे है 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा वो तो यहां पे डालना है दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन b इंटू 3 प्लस 3. तो राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का आ जाएगा 3b प्लस 3. ये इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट. तो सोल्यूशन आप यहां से शुरू कीजिए. इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 माइनस मतलब 3 से कम. लेफ्ट नेबरहुड लेस देन 3 वो तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दैट a इंटू 3 प्लस 1. हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू ये क्या बन गया 3a प्लस 1. ओके तो इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट क्या आ जाता है 3b प्लस 3. लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया 3a प्लस 1. लेकिन बट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा मतलब राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. तो इसके बाद हमें लिखना है बट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. देयरफॉर वो जो राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 है वो तो आएगा डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर 3a प्लस 1. ओके तो यहां से हम क्या करेंगे इस 3 को हटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां उस 3a को यहां लाएंगे तो मतलब 3b माइनस 3a इक्वल टू ये 3 वहां जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2. यहां से 3 को कॉमन ले लीजिए दैट इज b माइनस a इक्वल टू माइनस 2. 3 को डिवाइड करना है शाबाश b माइनस a. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. b माइनस a किसके बराबर आया माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज हम लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन. तो इसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. ये तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस था एट x इक्वल टू 3. हमसे पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b. दैट रिलेशन इज b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो b इज इक्वल टू a को यहां शिफ्ट कर सकते हो a माइनस 2 बाई 3 ये भी लिख सकते हो. हाँ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. तो एक और क्वेश्चन है दैट इज
क्वेश्चन नंबर 26. 26 is also important. 26. Find the value of k. हमें k का वैल्यू फाइंड करना है so that the function f of x is equal to, फंक्शन क्या है टेक्स्ट बुक पे हम देखेंगे, f of x is equal to k times cos x upon pi minus 2x. एक रिस्ट्रिक्शन यहां पे है, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इक्वल टू पाई बाई 2 पे यहां पे रखा है 3. दिस इज आवर फंक्शन. So function is f of x is equal to k times cos x divided by pi minus 2x. x not equal to pi by 2, equal to pi by 2 पे फंक्शन का वैल्यू 3 है. तो हमसे कह रहा है find the value of k so that the function is continuous. continuous तो दिया है, continuous at x equal to pi by 2. तो इसने कहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to pi by 2. तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के. क्वेश्चन आपने देखा, अच्छे से देखा, f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x, x not equal to pi by 2, equal to pi by 2 पे 3 है. इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to pi by 2. तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. हाँ, तो सॉल्यूशन, सो वी नो दैट if f is continuous at x equal to a, अगर कोई f होता है continuous at x equal to a किसी भी रियल नंबर पे, ये जो हमारा यहां पे फंक्शन है that is continuous at x equal to pi by 2, मतलब a के बदले pi by 2. we know that if f is continuous at x equal to a, then हम लिख सकते हैं उस फंक्शन का लिमिट x tends to a, f of x is equal to, हम लिख सकते हैं उसका लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h. if the function is continuous at x is equal to a, तब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h is equal to f of a. मतलब फंक्शनल वैल्यू और लिमिट सेम होने चाहिए. whenever function is continuous at a point, उस फंक्शन का जो लिमिट निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a. अब देखते हैं क्या करेंगे. तो हम इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a के बदले पाई बाई 2 लेंगे. f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में डालना है a प्लस h, लेकिन हमारा जो a है दैट इज पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब f ऑफ पाई बाई 2. ओके, तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम जाएंगे. तो फंक्शन जो है हमारे पास, ओके, फंक्शन क्या है हमारे पास, रुको, जो फंक्शन है हमारे पास दैट इज k टाइम्स cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और दूसरा यहां पे 3 है. ये x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, दिस x इक्वल टू पाई बाई 2. ओके, यहां पे आ जाइए. तो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, फंक्शन में डालना है पाई बाई 2 प्लस h, मतलब ये पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, पाई बाई 2 प्लस h, वो यहां पे डाल देंगे. फंक्शन में x के बदले डालना है पाई बाई 2 प्लस h, वो क्या बनेगा, k टाइम्स, जब हम फंक्शन में हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो बनेगी k टाइम्स cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h. x के बदले हमने सबस्टिट्यूट किया पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू x के बदले पाई बाई 2 प्लस h. ओके, इज इक्वल
एफ ऑफ पाई बाय टू। अब फंक्शन में डायरेक्ट पाई बाय टू देना है। जब एक्स को डायरेक्ट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू देते हैं तब तो 3 है वैल्यू ये। ओके, यहां पे कॉस, हाँ एक बार फिर से सुनते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। फिर हमने क्या किया, फंक्शन में एक्स के बदले सबस्टिट्यूट क्या कर दिया, पाई बाय टू प्लस एच, वो वहां ऊपर के टाइम्स कॉस एक्स के बदले पाई माइनस टू एक्स के बदले। ओके, उसके बाद एफ ऑफ पाई बाय टू, डायरेक्ट पाई बाय टू पे तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 3। अब यहां पे आ जाइए तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k, दिस इज cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस समथिंग, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन h बनेगा। cos 90 प्लस h दैट इज माइनस साइन h अपॉन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 2 को और h को, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा माइनस पाई और माइनस 2h, तो नीचे बनेगा पाई माइनस 2h इज इक्वल टू यहां से हमारा 3। ओके, पाई और पाई अगले स्टेप में कैंसिल होगा, पाई और पाई, हाँ तो देखिए 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 पाई और पाई कैंसिल, हाँ शाबाश, पाई और पाई कैंसिल हो गया तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके k टाइम्स माइनस साइन h अपॉन माइनस 2h इक्वल टू 3, माइनस और माइनस कैंसिल, k बाय 2 को बाहर ले लो लिमिट से, वहां से बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द फंडामेंटल लिमिट। ये आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, दिस इक्वल टू 1, इट इज द फंडामेंटल लिमिट। ये 1 के बराबर होता है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई k बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो ठीक है बाउंसर मगू, सो यहां से 2 को क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास वैल्यू, हमें ढूंढना था वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, ये हो गया k का वैल्यू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, फंक्शन है यहां पे 5 है, उसके बाद है ax प्लस b, उसके बाद यहां पे 21। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट 3 स्टेप्स, तो यहां पे भी डिफाइन है, यहां पे भी और यहां पे कंडीशंस हैं। फंक्शन का वैल्यू 5 के बराबर व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 2, फंक्शन का वैल्यू ax प्लस b व्हेन x इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 2, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू 21 व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 10। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसने कहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन हमसे मांग रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस a एंड दिस b। क्वेश्चन आया समझ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। हाँ, सो f of x is equal to 5 ax plus b and 21। कंडीशंस यहां पे रखे हैं, x लेस और इक्वल टू 2 तब 5 है, between 10 and 2 then it is this, greater or equal to then it is this। it is given that the function is continuous। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। given that f is continuous, कंटिन्यूअस तो है, therefore अगर ये कंटिन्यूअस है तो अब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, 2 प्लस f of x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस, तब तो 2 पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, ये तो 2 से कम है, x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 10, 2 प्लस ये यहां पे आ जाएगा, मतलब इस वाली जगह पे, तो डायरेक्ट डालेंगे a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से तो कम, वहां पे तो 5 है,
तो हमारे पास एक इक्वेशन आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे अगेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10 लेंगे। पहले तो हमने 2 पे लिया, अब हम 10 पे देखेंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा ऐसा ही। देखिए कैसे करते हैं। उसके बाद जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा ही, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, उसके बाद लिमिट एक्सटेंड टू 10 प्लस डेफिनेटली होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 माइनस, और फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी होगा, लेकिन हम इतना ही लेंगे। लिमिट एक्सटेंड टू 10 प्लस मतलब 10 के राइट साइड में, राइट नेबरहुड ऑफ 10, x ग्रेटर देन 10 दैट इज 21। 10 माइनस मतलब 10 से तो कम है, वो तो यहां पे आ जाएगा, a इंटू 10 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है प्लस b। तो आपके पास दूसरा इक्वेशन 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो दो इक्वेशंस तो आ गए, टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्लास 10th। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10a को ये सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके बाद, तो 10a माइनस 2a दैट इज 8a, b माइनस b कैंसल, 21 माइनस 5 वो आ जाएगा 16। ओके, 8 को डिवाइड करते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू तो हो गया फाइंड। इसी a के वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर वहां शिफ्ट कर दो b इज इक्वल टू 1, तो मिलेगा b इज इक्वल टू। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर जो है दैट इज, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5, 7, 10, 4, 14। एग्जाम्पल 13 है, टेक्स्ट बुक पे एग्जाम्पल होगा, वो तो ऑलरेडी सॉल्व्ड होता है। एग्जाम्पल 13 भी करना है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25। तो चलिए यहां से हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। यहां पे हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। हाँ 6.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट बुक पे देखते हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in circles at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो एक स्टोन है, उसको जब पानी में हम डालते हैं, आपने देखा होगा ये कुनसात स्कंच आबस मजरावन, waves move in circles। तो स्टोन को डाला गया है क्वाइट लेक में, उसकी वजह से वहां पे सर्कल्स बन जाते हैं एट अ स्पीड। इसने कहा है कि वेव्स मूव एट अ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब जब हम पानी में कोई पत्थर डालेंगे
उसकी वजह से वहां पे सर्कल्स बन जाते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। सो a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed, किस स्पीड से वेव्स मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, सर्कल बढ़ता जा रहा है एट अ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेट चेंज ऑफ रेडियस dr/dt, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, उसका रेट चेंज कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमसे कह रहा है हाउ फास्ट इज द अनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हमें एरिया का रेट चेंज निकालना है कि एरिया तो बढ़ेगा लेकिन कैसे बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा। जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्टोन को पानी में डाला, उसकी वजह से वहां पे वेव्स बन गई, वो वेव्स मूव कर रहे हैं एट अ स्पीड, किस स्पीड से जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेट चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर वेव 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी वजह से तो एरिया भी बढ़ेगा लेकिन किस हिसाब से बढ़ेगा, उसका रेट चेंज कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। देखो कैसे लिखना है। तो वी आर गिवन दैट, तो लिखना है वी आर गिवन दैट dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो दिया है रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, उसका रेट चेंज क्या है, सिंस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, वो तो एरिया का हम लेके पाई r स्क्वायर, ओके। उसके बाद रेट चेंज हमें एरिया का फाइंड करना है, dA/dt, रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे पाई इज कांस्टेंट, r स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू r। r स्क्वायर का 2r हो गया और खुद का r का डेरिवेटिव हो गया dr/dt। तो रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू 2 pi r dr/dt, it is 5, okay। so 5 into 2 pi r dA/dt is equal to, तो ये बन गया आपके पास 10 pi r। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8। रेडियस तो दिया है, वहां पे हमें रेट चेंज फाइंड करना है। तो dA/dt निकलेगा 10 pi into 8, तो हमारे पास आ गया 10 pi into 8 दैट इज 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है तो नीचे लिखेंगे therefore एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थैंक यू, एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टाटा, बाय बाय।